हेलो और कैसे हो आप सभी। मैं मनी स्वागत करता हूँ आपका एक नए और कमाल के ब्लॉग में। जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था, मैंने अपनी हंटर 350 उसको सेल कर दी थी और क्यों करा था उसका रीज़न मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बता दूंगा। लेकिन साथ ही उसे बेचने के साथ हमने एक नई बाइक ली है। हालांकि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो कर रखा है तो आपको वहाँ पर दिख गया होगा कि बाइक कौन सी है, कैसी है, और कईयों का कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ चुका है। लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए हम आज की एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने वाले हैं। अनबॉक्सिंग तो नहीं, हालांकि मैं अनबॉक्सिंग में बिलीव नहीं करता। इस टाइप की चीज़ें आप यूट्यूब पे बहुत ढेर सारी चीज़ें देखते हो, लेकिन मैं ऐसा सा नहीं हूँ। हमने कौन सी बाइक ली है, किस टाइप की बाइक है ये, और ये बाइक क्यों ली है, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। हमने ली है बाइक, वो है बजाज की डोमिनार 400। ब्लैक कलर की है। दो ही कलर ऑप्शन है इसमें। एक है जो आपको मिलने वाली है वो है ग्रीन और सेकंड चारकोल ब्लैक। उसके पीछे की बहुत अच्छी कहानी है जो आपको धीरे धीरे आगे आने वाले ब्लॉग्स में मिलेंगे कि क्यों और कौन कौन से कलर हमें अवेलेबल हो रहे थे और कहाँ से और कैसे बाइक लिया हमने। हालांकि जैसे भी थी हमने बाइक ले ली है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के टाइम में डोमिनार जो कि 2017 में लॉन्च हुई थी, हालांकि अपने टाइम की अच्छी बाइक है, नो डाउट अभी भी बहुत अच्छी बाइक है। आज के टाइम की जो बाइक अभी लॉन्च हो रही है उसके कंपेरेटिवली तो बहुत ही अच्छी बाइक है, लेकिन ये इतनी मार्केट में इतनी है नहीं। क्यों नहीं है, इसका जवाब आप धीरे धीरे समझ जाओगे मेरे साथ साथ। हम आते हैं मेन मुद्दे पे, हमने ये बाइक क्यों चूज़ करी। सबसे पहली बात इस बाइक को लेने के लिए, इस सेगमेंट में ना अंदर 3,04,000 सीसी की अगर आप बाइक ढूंढोगे तो आपको कोई बाइक नहीं मिलेगी। हाँ, हालांकि 411 स्क्रैप मिलेगी, लेकिन जो एडवेंचर कैपेबिलिटी के साथ है, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि हाईवे क्रूजिंग उसकी उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप 110 120 से ऊपर की आप क्रूज उससे कर भी नहीं सकते। हालांकि उससे ऊपर क्रूज करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी सड़कों पे 130 140 तक की क्रूजिंग होती है, आप सबको पता है, और इतनी क्रूजिंग सारे करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बाइक को सेलेक्ट करा और सिलेक्शन भी इसकी ऐसी थी, सुबह उठा मन हुआ ले लिया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, और वीडियो अच्छी लगे या ना लगे वो बात की बात आप मेरे को कमेंट में बताना। लेकिन यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में लाइक बटन दबाओ, और इस चैनल को आगे शेयर भी करना आपने, ताकि मुझे रीच मिले और हम ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस और ढेर सारी बाइक के साथ आपके सामने आए। हालांकि कुछ ब्लॉग में मैंने एक बार कहा भी था, अगर 10K हो जाते हैं मेरे तो मैं एक एडवेंचर बाइक लेने वाला हूँ, और ये बात अभी भी ऑन है। 10K पे हम एक और बाइक की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, लेकिन अपने वे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आइए आपको एक बार मैं सुनाता हूँ आपको इस बाइक का साउंड। हालांकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जो सबसे मिसमराइजिंग चीज़ है ना, वो है इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। आइए जरा सुनते हैं इसको। डोमिनार की इंजन की बात करें ना, हालांकि ये है तो 400 सीसी का, बैजिंग आपको दिख रही है, लेकिन इंजन इसमें आपको मिलेगी 373 सीसी की। अगर इसकी हाई स्पीड की बात करें तो 165 170 तक ये आराम से जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इस टाइप के इंजन के लिए। और माइलेज, हालांकि कंपनी कह रही है, क्लेम कर रही है कि माइलेज आपको 25 से 30 के बीच की मिलेगी, लेकिन अगर हाईवे पे आप, इसमें भी एक क्लॉज ये है कि अगर आप हाईवे पे 80 से 100 के बीच में राइड करते हो तो आपको 30 तक की माइलेज आराम से मिलेगी। वही बात है कि जैसे जैसे आपकी बाइक की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी माइलेज कम होती जाएगी। और साथ ही इसके ट्रांसमिशन की अगर बात करें, जो हंटर 350 में या और इस टाइप की बाइकों में मैं जो मिस कर रहा था कि 5 ट्रांसमिशन थी, 1 डाउन 4 अप, ये 6 है, 1 डाउन 5 अप, जैसा कि आप यहाँ पे गियर इंडिकेटर में देख भी सकते हो। अब आपका एक सवाल होगा, इस बाइक की सीट हाइट वगैरह क्या है। तो सीट हाइट की अगर बात की जाए तो ये बाइक 800 mm की सीट हाइट के साथ आती है, जो अगर आपकी हाइट मान लो 5'4", 5'5" की भी है ना, तो आप इजीली इस बाइक को क्रूज कर पाओगे। साथ में क्रूज के साथ साथ एक बात इसके साथ ये भी है, इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 193 to 195 kg। हालांकि पहले जो था ये एसेसरीज के साथ नहीं आता था, अब हालांकि कुछ कुछ एसेसरीज मिलती है जिसके कारण 2-3 किलो का फर्क आ गया है, लेकिन वो 195 196 से ज़्यादा का नहीं होने वाला है, ये इतना ही रहता है। एसेसरीज में आपको जो इस वक्त मिलती है वो आपका ये टॉप रैक हो गया जो आप देख रहे हो, साथ में यहाँ पे ये
सैडल रैक को कनेक्ट करने के लिए मिलती है। सैडल रैक आप खरीद सकते हो जो 1600 रुपये का मिल जाएगा आपको। हालांकि मैं इसे बाद में लगाने वाला हूँ, अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। आगे आपको नकल गार्ड मिलने वाला है और इसका वाइज़र जो पुराने वर्जन में था 2022 में, उसे 23 से अपग्रेड करके ना टॉल कर दिया गया वाइज़र को। और इसका जो नंबर प्लेट है ना, हालांकि आप इस बाइक में नीचे की ओर देख रहे हो, इसे मैंने खुद से बाद में परचेज करके रिलोकेट करा है। इसका नंबर प्लेट यहाँ पे आता है, जिसे मैंने हटा के नीचे की ओर लगाया ताकि इसकी लुक और अच्छी हो जाए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को कि बाइक पूरी ब्लैक कलर में कैसी लग रही है आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया कि इसमें 373.3 सीसी की इंजन आपको देखने को मिलती है। और साथ में अगर आप इसके पावर की बात करो तो इसमें ये 8800 RPM पे 39.42 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है। और साथ ही अगर इसके टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क, हालांकि रॉयल एनफील्ड की बाइक जो जानी जाती है टॉर्क के लिए, तो उससे तो कम है, लेकिन ये 6500 RPM पे 35 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करती है, जो काफ़ी अच्छी टॉर्क मानी जाती है। हाँ, हालांकि इस बाइक के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन आप इसके पावर और इसके टॉर्क के साथ अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बाइक क्या करने के लिए कैपेबल है और क्या क्या करती आई है और इस बाइक को मैंने क्यों लिया। बाकी आप सबसे ये अपील है, एक बार आप लोग भी इसके स्पेक को चेक करें और मुझे बताएं क्या ये मेरा डिसीजन वर्थ इट है कि नहीं है। इस बाइक के सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है हमें टेलीस्कोपिक 43 mm USD फोक, जिसका ट्रेवल है वो 135 mm का ट्रेवल है। अब इसका 135 mm का ट्रेवल आपको थोड़ा सा स्टिफर साइड पे लगेगा, लेकिन फिर भी इस बाइक के लिए, क्योंकि ये स्पोर्ट टूरर में आती है और मोस्टली आप इस बाइक के साथ स्पोर्ट क्रूजिंग करने वालों, हाईवे क्रूजिंग करने वालों, ऑफ रोडिंग करने वाले नहीं हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे गड्ढे, छोटे मोटे जर्की आसानी से झेल लेती है। वहीं अगर इसकी बात करें हम रियर सस्पेंशन की, हालांकि ये भी एडजस्टेबल है, प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ आती है। ये आती है मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नेट्रॉक्स, जिसका व्हील स्ट्रोक है 110 mm का। अब आप सस्पेंशन से आपको अंदाजा लग गया होगा, हाल के ये थोड़ा सा स्टिफर साइड पे रहने वाली बाइक होती है। हालांकि मैं अभी इसको तकरीबन अगर आप देखें तो मैंने कितने किलोमीटर चला दी है इस बाइक को। ये बाइक अभी अपनी चल गई है, ट्रिपोमीटर में दिखाता हूँ मैं आपको, 1385 किलोमीटर। मुझे ऐसी कोई दिक्कत अभी तक नहीं दिखी है जो कि सस्पेंशन के लिए कही जाए। हाँ, हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए बाइक है नहीं, तो हार्डकोर ऑफ रोडिंग मैं ऐसे करने वाला भी नहीं हूँ, तो ठीक है, मेरे लिए इट्स विन विन डील। वही साथ में अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस और लेंथ की बात करें ना, तो बाइक आपको थोड़ी लंबी दिखने वाली है और बाइकों से। इसकी जो लेंथ है ना, ओवरऑल लेंथ, वो है 2156 mm की। हालांकि आप वीडियो में भी देख पा रहे हो कि कितनी लंबी बाइक लगती है देखने में ऑन रोड। अगर आप इस बाइक के साथ कहीं जा रहे हो तो आपकी रोड प्रेजेंस इस बाइक के साथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। वहीं अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है इसमें तकरीबन 157 mm का, जो थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको छोटे मोटे गड्ढे, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर से आसानी से इजीली अच्छी क्रूजिंग स्पीड पे निकाल देती है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबके साथ साथ थोड़ी हम इस बाइक की डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने आपको एडवांटेज गिनाई है तो डिसएडवांटेज गिनाने का भी फर्ज मेरा ही बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये बाइक लॉन्च हुई थी तकरीबन 2017 में, और तब से लेके अब तक इस बाइक में कुछ खासा कोई अपडेट नहीं आया है। बाइक ऑलमोस्ट वही आ रही है, लुक, साइज, वेट सब कुछ ओवरऑल सेम ही है। हालांकि अब जब NS 400Z लॉन्च हुआ है तो उसके बाद एक नज़रिया ये आ रहा है कि बजाज आने वाले टाइम में इस बाइक का जो चासी है उसको थोड़ी सी हल्की करके इसको थोड़ा सा और हल्का और थोड़ा सा और लाइटर और फास्टर बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें आपको 390 ड्यूक का इंजन देखने को मिलेगा। अब आप कह सकते हो कि मैं उसके लिए वेट कर सकता था, लेकिन अभी ये स्पाइस्ड रूमर ही है, इस पर कोई काम होता दिख नहीं रहा, तो मैंने सोचा फिर इतना वेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ KTM 390 एडवेंचर का, जो 2025 में लॉन्च होने वाली है। उसके आते ही उसकी वीडियो भी आपको दिखेगी। तो आप आते हैं मेन, जिसके लिए मैंने आपको ये बताया कि हम आपको इसके कुछ डिसएडवांटेज गिनाते हैं। इस बाइक की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। 2017 से लेकर अब तक इसमें थोड़े मोटे माइनर से चेंजेस अपडेट हुए हैं। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में
आपको जो चार्जिंग पॉइंट था वो कहीं और मिलता था, हालांकि अब ठीक ठाक जगह मिल रहा है आने वाले 3-4 सालों से। लेकिन अगर आप क्लस्टर की बात करें ना, इसमें आपको कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, ना ही इस बाइक के क्लस्टर में आपको कुछ ज़्यादा एडवांस फीचर मिलेंगे। छोटे मोटे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ छोटे मोटे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, जैसे मेन स्टैंड डाउन का, ये सारी चीज़ों का। साथ ही इस बाइक में दो आपको क्लस्टर देखने को मिलेंगे, एक छोटा एक बड़ा। स्टार्टिंग के वर्जन में क्या होता था कि ये जो था जो आपका गियर इंडिकेटर था वो इस छोटे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको देखना पड़ता था, जिसे इन्होंने अपडेट करके 2022 में मेन पे ले आए। ये बस एक ये अपडेट था, उसके अलावा कोई खास अपडेट नहीं है। तब से ये ऐसा ही चलता आ रहा। लुक वाइज सारी चीज़ों की, इंजन की परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों को मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी ये जैसा कि मैंने आपको कहा था ओवरव्यू वीडियो है। जैसे जैसे इस बाइक को मैं आगे चलाऊंगा आप लोगों के साथ इसके रिव्यूज साझा करूंगा। आप लोगों को दिखी जाए क्या दिक्कतें आ रही है, कैसी बाइक परफॉर्म कर रही है, क्या चल रहा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना इस बाइक का, वो है बजाज, यानी कि बजाज खुद। इस बाइक को लेने के लिए जब मैंने मन बनाया था तो मैंने अप्रॉक्स तकरीबन अपने आसपास के सभी डीलरशिप से बात करी। हालांकि मैं बरनाला से बिलोंग करता हूँ और मैं पानीपत में रहता हूँ, जैसा कि आप सबको पता है। तो मैंने बरनाला, पानीपत, चंडीगढ़, इन सब रीजनों में जितने भी थे डीलरशिप थे जिनसे मेरी कांटेक्ट हो सकती थी, कईयों ने फ़ोन नहीं उठाया, कईयों ने कोटेशन नहीं भेजी, मैंने सबसे अप्रॉक्स बात करी। और इस बाइक की वेटिंग कर रखी है इन्होंने तकरीबन, अब आप मानोगे नहीं, 15 से 1 महीने की, 15 दिन से 1 महीने की, जो कहीं से वर्थ इट नहीं है। बाइक की अवेलेबिलिटी भी है, बाइक आपको मिल भी जाएगी। तो मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। मैंने इस बाइक की, क्योंकि मेरा मन था लेने का, जो मैं डिसाइड करता हूँ वो मैं करता हूँ, आपको पता है इस चीज़ का। तो मेरा मन था लेने का, मैंने इस बाइक को बुक कराया सब कुछ देख के, क्योंकि हमारे जो लोकल डीलरशिप थे वो उन्होंने मुझे 1 महीने का वेटिंग पीरियड दिया। मैं इतना टाइम कौन वेट करेगा, इतना वेट तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने और जगह से पता करा, तो मुझे सबसे कम जो वेटिंग पीरियड मिला वो पानीपत के डीलरशिप में मिला, जो मुझे 7 से 15 दिन के बीच में कह रहे थे मैं आपको डिलीवर कर दूंगा बाइक। मैंने कहा वेल गुड। हमने बाइक की बुकिंग कराई, बुकिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने 10-11 दिन वेट भी कराया। फिर उनका मेरे पास मैसेज आता है कि सर ब्लैक कलर की बाइक अवेलेबल नहीं हो पा रही है, कंपनी ने NS400 के लिए इस बाइक की प्रोडक्शन बंद कर दिया है, आप अगर चाहो तो आप ग्रीन कलर में ले सकते हो। मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया, यार बाइक है, फ़ोन तो है नहीं कि कवर डाला, कलर चेंज कर लिया, जैसे मर्जी मन में हो वैसे मर्जी चलाते रहो, ऐसा तो है नहीं है। तो बाइक है ये, किसी इंसान की सोच है कि उसे ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक ही लेगा। आपको पैसे दे के आपसे कोई चीज़ ले रहा तो आपसे कोई एहसान तो ले नहीं रहा कि आप उसको ऐसे बोलोगे कि नहीं आपको ये दे देते हैं, वो दे देते हैं। और वो भी उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे किसी और डीलरशिप पे है, हम आपके लिए अरेंज करवा देंगे। मैंने बजाज के ऐप से उनसे कंसल्ट करी, उन्होंने कहा ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि हमने इसकी प्रोडक्शन बंद करी है, जो भी करा है। तो अब हम एक काम करते हैं, आपके लिए कंसर्न रेज कर देते हैं, टिकट इशू कर देते हैं, ताकि ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें एक सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट ये है, ए की कंप्लेंट बी से है, ए ने बी की कंप्लेंट करने के लिए सी को कॉल करा, सी ने उसको सॉल्व आउट करने के लिए, कंप्लेंट को रिजॉल्व करवाने के लिए बी को ही बोला भाई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट को तुम ही रिजॉल्व करोगे। ये कितना रिजॉल्व होगा। तो खैर उनका डीलरशिप से मेरे पास फोन आया कि आपसे ओपन बात हो रही थी, आपने क्या करा, आपने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, अब एक काम करो आप, ऐसा सीधा तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन उनके टोन से मैं बता रहा हूँ, आप बुकिंग वापस ले जाओ। तो उनके कहने का मतलब ये था कि प्रोडक्शन का हमें कोई आइडिया है नहीं, बाइक कब आएगी कब नहीं आएगी, जो ग्रीन कलर की बाइक हम आपको दे रहे थे वो भी हम आपको नहीं दे पाएंगे, तो आप एक काम करो, हो सके तो अपना बुकिंग अमाउंट वापस ले जाओ। उसी शाम मैंने और डीलरशिप में बात करी, दिल्ली, गुड़गांव, और मुझे फाइनली गुड़गांव के डीलरशिप से ये बाइक अवेलेबल होगी। तो मैं नेक्स्ट अगले दिन वहाँ से गुड़गांव से बाइक ले आया था अपनी, उनसे उनकी बुकिंग कैंसिल करवाने के बाद। बजाज की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो बजाज खुद ही है और इनकी डीलरशिप ही है, क्योंकि वो छोटी बाइकों के पीछे ज़्यादा लगे हुए हैं। अब मैं मानता हूँ यार कस्टमर इतने नहीं है, हर कोई डोमिनर नहीं लेता या हर एक, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है या कोई बाइक है तो आप उसे प्रमोट तो करोगे, आप उसे बेचोगे भी। ऐसा एक कहानी हुआ एक और डीलरशिप का, मैं चलो उसका नाम नहीं बताता, मुझे कह रहे आप एक काम करो सर KTM ले लो। मैं अगर यार मेरे को KTM लेना होता तो मैं KTM के डीलरशिप से बात करता ना, उनसे कोटेशन मांगता, और KTM की वेटिंग पीरियड 2 से 3 दिन की है, मुझे इजीली मिल जाती।
मैं आपसे मांग कुछ और रहा हूँ, आप मेरे को कुछ और बेचना चाह रहे हो, ये तो कोई बात है नहीं। चलो जैसा भी है, टिल नाउ सब अच्छा ही चल रहा, और वीडियो में ज़्यादा हम नेगेटिविटी बात नहीं लाते हैं। हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आने वाली चीज़ों को हम आगे आपके साथ और डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही शेयर करना ही करना है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।